हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? आज का वीडियो हमारे प्यारे प्यारे क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोर्स बी के स्टूडेंट अक्सर अपने आप को निगलेक्टेड फील करते हैं कि भाई सभी जगह कोर्स ए का सिलेबस तो मिल जाता है मगर कोर्स बी का नहीं मिलता। और ये शिकायत कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स को मुझसे भी थी कि नहीं थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि भाई मैम कोर्स ए तो पढ़ा रही हैं पर कोर्स बी नहीं पढ़ा रही, हम लोग पे ध्यान नहीं देती। देखिए मैम बेचारी एक कितना कितना करेंगी, कोशिश तो कर ही रही है ना। भाई 9th कोर्स ए कराया, 10th कोर्स ए कराया, 10th कोर्स बी कराया और 10th कोर्स बी ए कराने का देखिए सीधे सीधे मोटिव ये था कि उनका इस बार बोर्ड है, इसलिए हम थोड़ा उनको भी ध्यान दे रहे थे। अब जब मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ें सेटल डाउन कर चुकी हूँ तो मैंने कहा चलिए क्लास 9th कोर्स बी के स्टूडेंट्स की भी परेशानी हल कर देते हैं। उनका कहना है कि भाई मैम आप तो पढ़ा नहीं रहे हो, तो हमने देखिए वो भी सिलेबस शुरू कर दिया ना। और करते करते देखिए ये जो हमने पहली बुक शुरू करी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके स्पर्श भाग 1 उसके गद्य खंड को खत्म कर दिया 5 अध्याय, और उसके बाद हमने खत्म कर दिए काव्य खंड के भी 2 अध्याय, जहां पर हमने रैदास जी के पद और रहीम के दोहे भी पढ़ लिए। आज हम लेकर आए हैं इसी बुक का 8वां अध्याय, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं गीत अगीत। जो ये प्यारी सी आप कह रहे हो ना जो कविता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। बहुत अच्छी कविता है। अब इसके बारे में जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्या है गीत अगीत। गीत मतलब क्या? जो गाया जा सकता है। अब उसी का अपोजिट आ जाइए तो नहीं गाया जा सकता। अब यहाँ पर आपके सामने 3 सिचुएशंस रखी जाएंगी, जहां पर दोनों प्रेम में हैं, लेकिन एक गा रहा है एक नहीं गा रहा। पहली चीज आप देखिएगा, जहां पर एक गुलाब को बताया गया, गुलाब जो नहीं कह सकता, नहीं गा सकता, लेकिन उसके मन की बातें उसके मन में ही है, तो उसे उन्होंने अगीत की संज्ञा दी। लेकिन दूसरी तरफ कलकल करती नदी, अब नदी जब बह रही है तो आवाज हो रही है, तो वो भी अपने विरह का गान कर रही है, तो वो गा सकती है, इसलिए गीत हो गया। दूसरे स्टैंजा में आप देखोगे कि शुक और शुकी यानी कि तोता और तोती जो है वो एक घने जंगल में वृक्ष पे हैं, जहां पर तोता जब बहुत ज्यादा मदमस्त होता है तो गाने लगता है, लेकिन शुकी चूंकि अपने अंडों को से रही है इसलिए वो गा नहीं पाती, क्योंकि वहां से उठकर वहां गाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय वो अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, तो उसके मन के विचार उसके मन में ही रह जाते हैं, वो हो जाते हैं अगीत। फिर हम तीसरी बात में आते हैं, जहां पर एक प्रेमिका और प्रेमी की बात होती है। प्रेमी जो आल्हा गीत गा रहा है, आल्हा जो वीर गीत होते हैं, वीर रस से परिपूर्ण गीत होते हैं, वो गा रहा है। अपने प्रेमी की आवाज सुनते ही उसकी प्रेमिका खींची चली आती है, लेकिन उसके पास नहीं आती, दूर पे एक पेड़ की ओट में छुप कर अपने प्रेमी की आवाज को सुन रही है। अब वो भी इस चीज का अफसोस कर रही है कि मैं इसके साथ गा नहीं पा रही, इसके गीत का हिस्सा नहीं कर बन पा रही, क्योंकि भाई समाज की मर्यादा उसे रोक रही है। अब प्रेमी प्रेमिका है, एक साथ पूरे समाज के सामने खड़े होकर जो है गायन नहीं कर सकते, ये मर्यादा है। तो इस मर्यादा के पालन करने के कारण वो अपने प्रेमी के साथ खड़े होकर गीत नहीं गा पा रही, तो वो उसके मन के भाव प्रेमिका के उसके मन में रह गए, तो इस तरीके से क्या हो गया, उसके मन जो है वो गीत अगीत बन गया। अब यहाँ पर ये एक चीज प्रश्न उठा रहे हैं कवि कि जिसने गीत गाया वो ज्यादा सुंदर है या जिसके मन के भाव उसके मन में ही रह गए वो ज्यादा सुंदर है, यानी कि अगीत। किसके भाव ज्यादा सुंदर है, अगीत या अगीत? अब इसी प्रश्न के साथ वो ये पूरी कविता को खत्म कर देते हैं। ये है हमारी कविता। बहुत खूबसूरत कविता है, लाइन वाइज समझाऊंगी, भावार्थ समझाऊंगी, साथ में कविता का सार भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कवि का जीवन परिचय भी देखेंगे। तो शुरू करें आज का वीडियो। देखिए क्या दिया गया है। क्लास 9th हिंदी कोर्स बी है, बुक है हमारी स्पर्श भाग 1, और ये पद्य खंड है। आप सभी को पता है पद्य खंड मतलब होता है काव्य खंड, दोनों चीजें सेम है, जहां पर पद, दोहे, कविताएं, आपके सोरठे, छंद, सवैये, ये सारी चीजें जो आती हैं ये सभी आपके किस में आती हैं, ये पद्य या काव्य खंड में आते हैं। ये हमारा 8वां अध्याय है गीत अगीत। इसका हम कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि संपूर्ण व्याख्या। अब सबसे पहले हम आ रहे हैं अपने कवि पे। कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर।
तो इनको आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें एक ये छोटी सी टिप है आपको चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रहें उसके लिए, कि जब भी आप पढ़िए अपनी इमेजिनेशन पावर का फुल तरीके से इस्तेमाल करिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक अपने क्या कहते हैं ना, दिमाग में एक पिक्चर बनाते हुए चलिए, चीज़ें यूं याद होगी। अब जैसे मैं आपको कविता समझाऊंगी ना अभी, तो उस कविता के लिए आप एक इमेजिन करिएगा, नदी बह रही है, तट से छू रही है, पहाड़ हैं, तट पर है, तट पर एक गुलाब का फूल खिला है। तो ये सारी आप सिनेरियो अपने दिमाग में बनाइएगा, कविता यूं समझ में आएगी। ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी पिक्चर हमारे लिए देखना उस कवि को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो कवि हमें काफ़ी टाइम तक याद भी रहते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उन कवि या लेखकों के पिक्चर्स आपके लिए लेकर। चलिए देखें क्या है। रामधारी सिंह दिनकर ये इस कविता के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। अब इसमें आपको जो याद करना है वो क्या है, आपको पूरा इनका जन्म स्थान और जन्म तिथि सब याद करना है। अब जैसे आप में से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैम क्या कवि परिचय याद करना ज़रूरी है, लेखक परिचय ज़रूरी है, क्या ये एग्ज़ाम में आता है? बस मैं आपको इतना कहूँगी कि जब भी कभी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, इन सभी के इंटरनल यानी कि स्कूल ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम या टेस्ट होंगे उनमें ये सभी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के बदले पैटर्न के अकॉर्डिंग सिर्फ गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको हर अध्याय के कवि और लेखक पता होने चाहिए, उनके जन्म स्थान, जन्म तारीख और मरण तारीख, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब आपको जो इसमें याद करना है कि उनका जन्म हुआ बिहार स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के गांव है सिमरिया, तारीख है 30 सितंबर 1908। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर क्या है, वो राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय थे। अब उन्हें क्या नियुक्त किया गया, उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया। देखिए अब वो एक कवि भी रहे, तो इसलिए उनकी ये कृतियों के लिए उनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात कि भाई इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति पर मिला, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। दूसरी चीज है कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया, तो वो आप क्या लिखोगे 1952। अगर उनसे पूछा गया आपसे कि भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से उसके लिए मिला, तो आप बोलेंगे संस्कृति के 4 अध्याय। अगर आप पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला, तो उर्वशी के लिए उनको मिला। तो ये कुछ चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए। फिर आते हैं दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। तो इन वैसे तो इन्होंने और भी लिखी हैं, ये प्रमुख हैं जिनके लिए ये मेन जाने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की। भाई लेखन शैली में इनका क्या हाथ है? इनकी भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल है, यानी कि बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे पर असर छोड़ने के लिए काफी होती है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। यानी कि क्या हुआ कि वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारे देश में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, मतलब एक ये सजग नागरिक के रूप में रहे, देश की नब्ज पकड़ने में माहिर रहे, इसलिए उसी से संबंधित ये कविताएं भी करते हैं। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है। तो किसमें मिलता है? प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण मिल रहा है।
चलिए अब आ जाते हैं इस पाठ के बारे में, यानी कि जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसमें क्या है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममतत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण है। तो देखिए यहाँ पर आप प्राकृतिक चित्र देखेंगे पहले में, जहां नदी और गुलाब का बात हो रही है। दूसरी चीज है पशु पक्षी का मंतत्व, जहां पर आप शुक और शुकी के माध्यम से देखेंगे। और तीसरी चीज इन्होंने ये बताई कि प्रेम भाव का सजीव है, जहां पर एक्चुअल में नायक और नायिका के प्रेम के जरिए जो है गीत अगीत को दर्शाया गया है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, यानी कि जो नदी बह रही है उसकी आवाज, उसकी कलकल, उसकी धारा की जो आवाज है, उसके जरिए कवि ये सोच के देख रहा है कि एक नया गीत बन रहा है। सृजन मतलब होता है न्यू क्रिएशन, तो वहां पर क्या है, एक नया गीत बन रहा है। तो शुक और शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है और आल्हा गाते प्रेमी तो गीत गायन में निमग्न दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि शुक और शुकी के जो कार्यकलाप है, अब शुक का क्या है कि भाई प्रोटेक्शन देना, सारी चीजें, शुकी है अपने अंडों को सोए रही है, तो यहाँ पर भी उन्हें गीत अगीत दिखाई दे रहा है। वहीं प्रेमी प्रेमिका में जब प्रेमी आल्हा गीत गा रहा है जो कि वीर रस से परिपूर्ण है, और दूसरे प्रेमिका जो गीत में उसका साथ नहीं दे पा रही, उसके अगीत के माध्यम से बताया है, उसके मन की भावनाओं के माध्यम से बताया है। कवि का मानना है कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका अप्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन या गीत गान भले ही ना कर रहे हों, पर दरअसल वहां गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो लोग गीत नहीं गा पा रहे हैं, जिसमें है गुलाब, दूसरा है शुकी और तीसरी है प्रेमिका, ये तीनों जो हैं मन में उनके बहुत भाव है, मगर उन भावों को वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, जिस भी कारण से हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि गीत का सृजन नहीं हो रहा है, माना कि वो दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन इन सभी के मन में तो उस गीत का गायन हो रहा है ना, यानी कि गीत गाया जा रहा, मतलब गीत बन तो रहा है, बस गाया नहीं जा रहा। इसीलिए वहां गीत है मगर गाया नहीं जा रहा है, इसलिए ये अगीत की संज्ञा में आ रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका यह अगीत जो गाया नहीं जा सका महज इसलिए अगीत है, सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया गया गीत। तो अब यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठ रहा है, जहां पर लोगों ने अपने दिल के भावों को प्रकट करके सुना दिया, जिनमें है नदी, शुक और प्रेमी, ये तीनों ने उनके मन में जो भी भाव थे वो गाकर इन्होंने सुना दिए। ये ज्यादा सुंदर है या गुलाब, शुकी और प्रेमिका जो गीत गा तो रहे हैं लेकिन दूसरों के सामने प्रेजेंट, यानी कि अपने मन में ही उन्होंने उन भावों को रखा है, वो अगीत ज्यादा सुंदर है। कि भावनाएं किसमें ज्यादा प्रगाढ़ हैं, कौन ज्यादा सुंदर है, ये प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर के दिमाग में उठा और उसी प्रश्न के साथ उन्होंने हमको छोड़ दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भाई कवि कौन है, क्या है, किस तरीके से लेखन शैली है। उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया कि इस पूरे पाठ में हम पढ़ने के हवाले हैं। चलिए अब हमारे पास में आता है कविता। अब कविता को हमने 3 काव्यांशों में बांटा है, क्योंकि 3 अलग अलग बातें हैं तो 3 काव्यांशों में हमने इसे विभक्त कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप काव्य पढ़ते हो, आप चाहते हो कि काव्य आपको एक बार में समझ में आए, तो पहला जो स्टेप इसका रहता है, पूरा जितना आप पढ़ने जा रहे हो उस पूरी कविता को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लो। अब जब आप उसको पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद फिर एक एक लाइन में आपको समझाऊंगी, फिर बाद में उसका भावार्थ भी समझाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम सार भी समझेंगे, सब कुछ। तो एक ही चीज को हम कई बार रिपीट करके अच्छे से उसको समझ लेंगे। चलिए आते हैं, पहला हम जितना काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विदाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, अब इसके लिए एक दृश्य अपने दिमाग में सोचना शुरू कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत हैं, नदी निकल रही है, तट पर एक गुलाब खड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं अपने दिमाग में अच्छे से सोच लीजिए। आपने दृश्य बना लिया, पूरा एक दृश्य आपके दिमाग में बन जाना चाहिए।
अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? गाकर गीत विरह के तटनी। अब तटनी का मतलब कौन है? तटनी पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। अब नदी जब बहती है तो कलकल करती आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? कलकल करती आवाज आती है। अब इस कलकल करती आवाज के चक्कर में उसको क्या बोल दिया कि भाई वो गीत गा रही है। अब गीत गा रही है तो किसके गीत गा रही है? वो विरह के गीत गा रही है। विरह क्या होता है? जब हम अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं तो हमें उसके बिछड़ने से जो तकलीफ होती है और फिर जो भावनाएं उभरती हैं वो विरह होता है। यानी कि उस तकलीफ को, अपने प्रेमी से बिछड़ जाने की जो तकलीफ होती है उसको विरह कहते हैं। ठीक है, विरह वेदना होती है। उसी पर जो गीत गा जाएं तो वो विरह गीत हो जाते हैं। तो क्या कहती है? वेगवती बहती जाती, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती। अब बोल रहे हो कि भाई मैम इसमें विरह क्या है? भाई नदी का काम तो है निकलना। अब नदी कहाँ से निकल रही है? पर्वतों से निकल रही है। अब चूंकि वो पर्वतों जहां से उसका जन्म हुआ है वो उनसे बिछड़ रही है तो उसे दर्द है, उसे तकलीफ है। वो हिमालय की गोद से, पर्वतों की गोद से जहां से भी निकल रही है उसे तकलीफ है कि वो अपने जन्मदाता से दूर हो रही है। ठीक है, तो वो इसलिए उसको वेदना है और ये उसका कलकल करता उसका गीत है। अब क्या कह रहे हैं? दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। अब नदी जब बहती है तो नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं। उन पत्थरों से जब नदी का पानी टकराता है तो आवाज आती है। आवाज आती है कि नहीं आती है? तो वही चीज यहाँ पर बताया कि नदी अपने विरह यानी अपनी तकलीफ को कम करने के लिए नदी किनारे पड़े इन उपलों अर्थात पत्थरों से अपने दिल की बात कह रही है और अपने दिल को हल्का कर रही है। अब दिल उपलों से क्यों कह रही? क्योंकि वो उपलों से जब टकराती है तो वो पानी की आवाज आती है। तो कहने का मतलब है कि नदी का पानी जो है वो पत्थरों से बात कर रहा है और बात करते हुए अपने दिल की तकलीफ को हल्का कर रहा है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब ये तो हो गई नदी जो गीत गा रही है, जिसका आवाज हम लोग दूसरे व्यक्ति आराम से सुन पा रहे हैं। वही नदी के तट पर एक गुलाब खिला हुआ है। ठीक है, क्या है? एक गुलाब खिला हुआ है। वो इस तरीके से नदी द्वारा अपनी तकलीफ व्यक्त करते हुए जब सुनता है तो वो भी ये सोचता है कि अगर ईश्वर मुझे आवाज देते, भाई ईश्वर ने गुलाब को तो आवाज नहीं दी है ना, तो कहता है कि अगर विधाता ने मुझे आवाज दी होती तो मैं अपने पतझड़ के सपने को दूसरों को सुनाता। अब पतझड़ के सपने क्या होते हैं? देखिए, जब पतझड़ का मौसम आता है तो जितनी प्रकृति है सबके पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मुरझा जाते हैं। तो उस दौरान जब फूल भी मुरझाने को होता है तो वो भी सपने देखता है कि भाई जब वसंत का मौसम आएगा, चारों तरफ प्रकृति बहुत अच्छी होगी तो मैं फिर से खिलखिलाऊंगा, मेरी सुगंध चारों तरफ फैलेगी, प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर होगा। तो पतझड़ के दिनों में गुलाब ये सपने देखता है। यानी कि हम तकलीफ के दिनों में क्या है? अपने अच्छे दिनों के सपनों को देखते हैं, यानी अपने भविष्य में या अपने पास्ट के जो दिन आने वाले हैं या जो दिन बीत गए हैं उनके अच्छे दिनों को हम याद करते हैं। सिंपल सी एक चीज है। वही चीज है, गुलाब जब पतझड़ में यानी कि जब मुश्किल समय में है तो वो अपने आने वाले अच्छे समय के बारे में सपने सजोता है। अब वो यही कह रहा है कि अगर विधाता ने मुझे आवाज दी होती तो मैं अपने इन सपनों को सभी को गा गा के सुनाता कि जब मेरे ऊपर पतझड़ आता है तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ। लेकिन विधाता ने उसे आवाज नहीं दी, इसलिए उसके मन की बात क्या है, उसके मन में ही रह गई। गुलाब ने गीत सोचा तो, लेकिन वो गा नहीं पाया, लेकिन गीत बना तो ना। तो वो क्या कह गया? अगीत। गा गा कर बह रही निर्जरी, पाटल मूक खड़ा तट पर। अब क्या है? नदी जो है वो अपनी विरह वेदना को गाते हुए, कलकल करते हुए बहती चली जा रही है और किनारे पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ है वो गुलाब, जिसके मन की बात उसके मन में ही है। तो अब आप बताइए कि जो नदी गीत गा रही है वो ज्यादा सुंदर है या गुलाब द्वारा जो गीत नहीं गाया गया उसके मन में ही रह गया वो ज्यादा सुंदर है?
यहीं पर हमको जो है कवि ने छोड़ दिया। गीत अगीत कौन सुंदर, बताइए जो गीत गाया जा चुका वो ज्यादा सुंदर है या जो नहीं गाया गया वो ज्यादा सुंदर है। व्याख्या है, कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है, नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। क्या करे, बहुत तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किससे कह रही है? किनारों से कह रही है, क्योंकि भाई नदी को भी तो अपनी बात को कहना है। तो उसे लग रहा है कि नदी के किनारे जो पत्थर पड़े हैं वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो उनको कहते हुए चली जाती है। कवि कहता है, किनारी के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है। अपने मन में सोच रहा है, यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपने का गीत सुनाता। यानी कि वो जब पतझड़ का मौसम आता है तो जो वो महसूस करता है वो तकलीफ भी वो दूसरों को बताता। झरना भी बह बहकर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। क्या कर रहा है? किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है, ठीक है, यानी कि नदी के द्वारा गाया गया गीत ज्यादा सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है, यानी कि गुलाब जो गीत ना गा सका वो ज्यादा सुंदर है। तो नदी तो मन की बात कह रही है तो वो हो गया गीत, और गुलाब जो नहीं गा पा रहा है वो, तो इन दोनों में क्या ज्यादा सुंदर है? चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 2 पर। क्या दिया गया है? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते की छाया देती, ठीक है, जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठे अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बासंती छूती अंग पण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सनहे में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब यहाँ पर आपको अपने दिमाग में एक चित्र फिर से बनाना है। एक घना जंगल है, उस घने जंगल में एक घना पेड़ है और उस पे एक खोता अर्थात घोंसला है। वो घोंसला है किसका? शुक या शुक और शुकी का, यानी कि तोते और तोती का। उसके अंदर अंडे हैं, उस अंडों को से रही है एक तोती, और वहीं डाल पर, एक घनी डाल पर तोता बैठा हुआ है और गीत गा रहा है, ठीक है। अब इस दृश्य को आपको अपने दिमाग में बना लेना है। दिमाग में बनाइए और फिर हम आपको कविता समझाते हैं। तो देखिए कैसे चुटकियों में समझ में आता है। क्या दिया है? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती। अब एक जंगल है, घना जंगल है, उस जंगल में एक घना वृक्ष है, उस घने वृक्ष की एक घनी डाल पर एक घोंसला है, ठीक है, खोते, और क्या है ना, और उसके ऊपर एक घनी ढाल है, वो जो छाया दे रही है किस पर? उस खोते पर। यानी कि ऐसे समझिए, एक डाल है, उस डाल पर घोंसला है, उस घोंसले पर जो है छाया देने के लिए ऊपर एक और डाल है जो घनी डाल है, यानी कि उसपे खूब सारे पत्ते हैं। अब उस घनी डाल पर तोता बैठा हुआ है ना, यही दिया ना, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, यानी जो घोंसले को छाया दे रही है, उस डाल के ऊपर जो दूसरी डाल है उस पे तोता बैठा हुआ है। पंख फुला नीचे खोते मर शुकी बैठ अंडे सेती। अब जो खोता है अर्थात घोंसला है, उस घोंसले में शुकी के अंडे हैं, उस पर अपने पंखों को फुलाकर शुकी बैठी हुई है और अपने अंडों को से रही है, अर्थात उन्हें गर्माहट दे रही है। गाता शुक जब किरण बासंती छूती अंगपण से छनके। अब क्या है? जब सूरज की रोशनी इस घने पेड़ से छन कर आते हुए, यानी कि उन पत्तों के बीच से आते हुए जब शुक के अंग को छूती है, यानी कि उसके शरीर को छूती है, तो शुक बहुत ही ज्यादा जो है खुश हो जाता है, ठीक है ना। क्या दिया है? और खुश हो जाता है और गाने लगता है। टे शुक कैसे गाता है? टे टे करके गाता है ना, तो इस तरीके से वो गाने लगता है।
ठीक है। जैसे क्या दिया, शुक जब किरण बासंती, यानी कि बसंत मौसम की जो किरण होती है, जब उस घने पेड़ से छड़ के पत्तों को छूती हुई शुक के शरीर पर पड़ती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और गीत गाने लगता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। अब क्या है, शुकी जो अंडों को से रही है वो इस तरीके से शुक को गाते हुए मन से बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन वो शुक के सुर में सुर नहीं मिला पाती, क्योंकि उस समय वो ममतत्व में डूबी हुई है, अपने बच्चों के प्रेम में डूबी हुई है। तो उसके गीत उसके दिल में ही उमड़कर रह जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, ममतत्व में बदल जाते हैं। तो शुक तो गा रहा है, शुकी भी गाना चाहती है, लेकिन अपने बच्चों के प्रेम के कारण वो अपने गीत को स्वर नहीं दे पाती और उसका गीत उसके दिल में ही उमड़कर रह जाता है। रह जाते स्नेह में सन के, अब रह जाते स्नेह में सन के, स्नेह मतलब बच्चों के प्रेम में उसके गीत उसी में सन के रह जाते हैं और वो गा नहीं पाते। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। अब पूरे वन में जो है उस शुक की आवाज गूंज रही है, क्योंकि वो गीत गा रहा है, लेकिन उस शुक के गीत के कारण इधर शुकी बहुत खुश है और उसका मन बहुत फूला है, क्योंकि अगर वो गाना नहीं भी गा रही है तो उसे इस चीज का अफसोस नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रेम में डूबी हुई है। इस कारण उसका मन भी बहुत ही ज्यादा मग्न है, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। गीत अगीत कौन सुंदर। अब यहां पर कवि फिर बोल रहे हैं कि भाई जो तोता गीत गा रहा था वो ज्यादा सुंदर है, या जो शुकी नहीं, यानी कि तोती जो नहीं गा पाई, जो उसके बच्चों के प्रेम में सनकर रह गया, वो ज्यादा सुंदर है। अब कवि को ये चीज यहां पर समझ नहीं आ रही, क्योंकि कवि खुद कंफ्यूज है। दोनों ही कंडीशन में चीजें बहुत खूबसूरत है, चाहे जहां पर गाया जा सकने वाली बात हो तो भी सुंदरता के साथ है, और जहां पर नहीं गाया सकने वाली बात है वो भी अपने आप में बहुत सुंदर है। इसीलिए ये प्रश्न जो है वो पाठक के सामने वो रख देते हैं, अब आप बताइए कौन सा सुंदर है। अब इस पे आधारित जब आपके पास प्रश्न आएंगे तो हो सकता है ये प्रश्न आपके सामने आए कि जहां पर नदी गाना गा सकती है, जहां तोता गा सकता है, जहां प्रेमी गा सकते हैं, वो सभी ज्यादा सुंदर हैं, या जहां गुलाब, शुकी और प्रेमिका अपने गीत को नहीं गा पा रहे वो ज्यादा सुंदर है। तो ये प्रश्न जो है वो आपके सामने रखा जाएगा और आपको फिर अपने दिमाग के हिसाब से उसका उत्तर देना होगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए कविता मैं आपको अच्छे से समझा रही हूं कि जब इस तरीके के प्रश्न आए तो आप करिए। चलिए अब इस काव्यांश का हम देख लेते हैं भावार्थ। कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता है कि यानी कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो परिवार में हैं, तो किस तरीके से, जैसे होता है ना परिवार होता है तो परिवार में जिम्मेदारियां बट जाती हैं, पिता की जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं, माता की जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। कोई ये कहे कि भाई पिता घर के कामों में हाथ नहीं बटाता, तो वो भी तो घर के बाहर जाकर काम कर रहा है और घर के लिए वो आर्थिक रूप से सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। वो अगर घर में काम करने लगेगा तो बाहर कैसे काम कर पाएगा ना। माँ क्या है, वो आपका क्या कहते हैं, घर का सपोर्ट देख रही है, बच्चों को देख रही है, सब कुछ देख रही है। तो हर किसी की जो लायबिलिटीज होती हैं वो बटी बटी होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके जितने भी काम होते हैं वो अपने हिसाब से सही होते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, यहाँ पर शुक और शुकी इन दोनों की लायबिलिटीज बटी हुई हैं, उसी के आधार पर वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर वर्णन करता हुआ तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों को स्पर्श करती हैं तो तोता गाने लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है इसलिए गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती। अब शुक गा रहा है तो शुकी भी सोचती है कि मैं भी गाऊं, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। यानी कि वो अपने तोते के साथ गाना चाहती है, यानी कि उससे प्रेम करती है, लेकिन इस समय उसकी जो जिम्मेवारी है वो है अपने बच्चों का ध्यान रखना, तो वो उसी स्नेह में लिपट कर रह जाती है।
उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही है। अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। तो इधर कवि क्या सोच रहे हैं कि भाई शुक जो गीत जिसने गा दिया वो ज्यादा सुंदर है, शुकी जिसका गीत उसके मन में ही स्नेह के रूप में धारण करके रह गया वो ज्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा कंफ्यूज है और आपके सामने ये प्रश्न रखकर चले गए हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे काव्यांश में। तीसरा काव्यांश क्या दिया है? दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आला गाता, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है, वह गाता पर किसकी वेग से। फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब चलिए, अब मैं आपको फिर से एक सीन दे रही हूं अपने दिमाग में इमेजिन करने के लिए। एक गांव का सीन है। गांव में शाम का समय है, सांझ हो रही है, मतलब उजाला भी नहीं है अंधेरा भी नहीं है, बीच का एक समय है। और उस समय जो है एक महफिल लगी हुई है, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें एक व्यक्ति बीच में खड़े होकर गीत सुना रहा है। और वहीं दूर पेड़ पर, यानी कि गांव में एक पेड़ है, उस पेड़ पे पीछे एक लड़की छिपकर ये सारा सीन देख रही है। ठीक है, अब मैंने आपको एक सिनेरियो पूरा दे दिया, उसको देखिए, उसको दिमाग में रखिए और अब हम चल रहे हैं गीत को समझने। क्या कहा जा रहा है? दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता। अब आल्हा का मतलब सुनिए, आल्हा और ऊधल ये दो बहुत ही महान जो है राजस्थानी योद्धा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नहीं आपको पता है तो उनकी कहानी के बारे में ज़रूर जानिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए आपको मिलेगी। ठीक है, आल्हा और ऊधल की वीरता के गीत बने। ठीक है, अब उन्हीं गीतों को अक्सर लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर हमारे लोकगीतों में उनके वीरता के गीतों को शामिल किया जाता है, इसीलिए उन्हें आल्हा गीत कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, गांव में जब बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, तो इस तरह के गीतों से महफिल को सजाया जाता है। तो वही हुआ, एक शाम थी और एक शाम में गांव में जो है एक महफिल सजती है। घर के सब, मतलब गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग वहां बैठते हैं और गीत एक व्यक्ति गाना शुरू करता है। तो वो वीरता से पूर्ण आल्हा गीत गाना शुरू करता है। ठीक है, तो दो प्रेमी हैं, तो दो में तो एक क्या है, सभी के साथ महफिल में खड़े होकर वहां गीत गा रहा है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता। अब जैसे ही उसने वीरता भरा पहला स्वर गाया, वैसे ही उसकी आवाज से जब उसकी राधा जो कि घर में थी, उसके कानों में अपने प्रेमी की आवाज पड़ी, वो घर से निकलकर भागती हुई चली आई कहाँ, जहां महफिल सजी थी। ठीक है, खींच लाती, चोरी चोरी छिपकर सुनती हुई क्यों ना मैं कड़ी गीत की। अब ऐसा भी नहीं था कि वो अपने घर से आकर सीधे उस महफिल में आकर बैठ गई या क्या कहते हैं सबको गाने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चुपचाप एक पेड़ के किनारे, पेड़ के पीछे छिप जाती है और वहीं पर खड़े होकर वो अपने प्रेमी द्वारा गाया जा रहा आल्हा गीत सुनती है। और सुनने के साथ ही साथ उसके मन में एक विचार उठता है, मैं क्यों अपने प्रेमी के साथ सुर में सुर मिलाकर नहीं गा पा रही। उसका भी मन करता है कि वो भी अपने प्रेमी के साथ सुर में सुर मिलाकर गाए, लेकिन वो नहीं गा पा रही। वेदना यो मन में गिनती है। अब उसके मन में ये सारी बात आती है, वो अपने मन में सोच रही है। अब जाहिर सी बात है, वो गीत का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसकी ये जो भावनाएं हैं वही गीत का रूप लेती, लेकिन अब वो नहीं गा पा रही। अब क्यों नहीं गा पा रही, इसका रीजन भी हम बता दें। समाज में जब ये महफिलें जमती थी तो ये पुरुषों के लिए होती थी, स्त्रियां इनमें शामिल नहीं होती थी। ठीक है, और इन गीतों को गाते भी पुरुष ही थे। अब इसको थोड़ा सा बैक में जाकर कर समझोगे तो आप देखोगे गांव में जो नौटंकियां हुआ करती थी, उन नौटंकी में जो स्त्री का पात्र होता था वो भी पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता था। तो ये इसी तरीके से कुछ होता था कि भाई महफिल जमी तो उसमें गांव के जितने भी पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, वही आकर बैठते थे और स्त्रियां अपने अपने घरों में रहकर उनको सुना करती थी। तो वही चीज़ है, जब वो निकल कर आई तो जो समाज की परंपराएं हैं, लोक लाज है, मर्यादा है,
इस कारण वो अपने प्रेमी के साथ खड़े होकर वहां पर गीत नहीं गा पा रही है। ये उसकी एक प्रॉब्लम है, इसलिए वो गीत नहीं गा पा रही। अब यही चीज वो अपने मन में सोच रही है कि काश मैं अपने प्रेमी के साथ खड़े होकर गा पाती, उनकी बातों को सुन पाती। फूल रहा इसका अंतर है। अब लेकिन वहां पर क्या, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा। अब उधर उसका प्रेमी गा रहा है, ये यहाँ गा नहीं पा रही, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश है क्योंकि उसके प्रेमी के गायन की वाहवाही उस महफिल में बहुत हो रही है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न है। और उस प्रसन्नता के कारण इसका मन जो है वो बहुत फूल रहा है। वो गा नहीं पा रही, इसे उसका अफसोस नहीं है, वो चाहती है, लेकिन उसका प्रेमी गा रहा है, इस बात की प्रसन्नता भी उसको कहीं ना कहीं पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है? अब बताइए, प्रेमी जो गीत गा रहा है, सब सुन रहे हैं, वो ज्यादा सुंदर है, या प्रेमिका के मन की बात जो उसके दिल में ही रह गई वो अगीत ज्यादा सुंदर है? तो कवि ने हमें यहां पर भी प्रश्न के साथ छोड़ दिया है। अब देखिए क्या है। कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है, तो आल्हा को लोकगीत कहा जाता है, तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खिंची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती, यानी कि भाई प्रेमी गा रहा है तो मैं भी बन सकती हूँ, वो मन में सोच रही है। जब प्रेमी गाता तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता। कवि का यह सब देखकर सोच रहा है कि जो प्रेमी गीत गा रहा है वो ज्यादा सुंदर है, या प्रेमिका के मन में जो गीत अगीत बन के रह गया, जो ना गाया जा सका, वो ज्यादा सुंदर है। तो ये हो गई पूरी कविता। पूरी कविता को मैंने आपको लाइन वाइज एक एक अर्थ समझाया, उसके बाद मैंने उसका भावार्थ समझाया। अब हम करेंगे पाठ का सार। अब सार आप कहोगे कि मैम क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, पाठ जब आपके सामने आता है ना, तो इसमें कई चीजें आती हैं। पहली चीज रहती है प्रतिपाद्य रहती है, कविता का सारांश रहता है, यानी कि उसे बहुत छोटा समराइज करके लिखिए। दूसरी चीज जो है, इसमें उद्देश्य रहता है, संदेश रहता है, कई चीजें होती हैं। तो जब हम पाठ का सार करते हैं काव्य खंड में खास तौर से, तो हम सभी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पाठ का सार देख लें। क्या दिया है? प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। मतलब वो एकदम जो एक्चुअल में जो घटनाएं होती हैं उसी को हमारे सामने रखा है, लेकिन उसके पीछे के भाव को भी साथ में रखा है। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। वो दुखी है लेकिन तब भी गीत गाते हुए बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। क्या कर रही है? वो किनारों से कुछ बह रही, क्योंकि भाई वो हिमालय पर्वतों से दूर हुई है, तो इस कारण से वो विरह में तड़प रही है। तो अपनी वो वेदना किनारे पड़े पत्थरों से कहते हुए जा रही है। किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों का गीत सुनाता। यानी कि पतझड़ के दिनों में जो गीत वो सोचता है वो उसे सबको सुनाता। ठीक है, तो ये तो पहला भाग हो गया। अब हम आते हैं दूसरे भाग में, जहां पर हम शुक और शुकी के बारे में पढ़ेंगे। कविता के दूसरे भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है, एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जो डाल उसके घोंसले को छाया दे रही है। जो डाल छाया दे रही है, तोता उसी डाल पर बैठा हुआ है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है, यानी कि अपने अंडों को गर्म कर रही है। कवि कहता कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं,
तो तोता गाना गाने लगता है, क्योंकि उस मौसम में भाई बसंत के मौसम में जहाँ ठंडा गर्मी दोनों मौसम होते हैं, तो जैसे ही धूप की किरण पड़ती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है। अगर तोता इस तरीके से गा रहा है तो उसकी मादा का भी मन है कि भाई मैं भी इस तरीके से गाऊं, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है। क्या होता है, वो नहीं गा पाता, क्योंकि वो अपने अंडे से रही है तो उसका सारा प्रेम कहाँ है, अपने बच्चों के साथ हो जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मादा का गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है। मादा जो है, जो तोता गाने गा रहा है, मादा तोता उन गीतों को सुनकर अपने आप में बहुत प्रसन्न है। उसे इस चीज का अफसोस नहीं है कि मैं नहीं गा सकती, क्योंकि उसे इस चीज की ज्यादा खुशी है कि मैं अपने बच्चों की सेवा में इस समय लगी हुई हूं। अब आते हैं कविता के तीसरे भाग में। यहाँ क्या दिया गया है, कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है। कोई लोकगीत कौन सा है, आल्हा गीत। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आल्हा और ऊधल की जो वीरता भरी कहानी है उसे आप जरूर समझिए, ठीक है, तो आप काफी कुछ सीखेंगे उससे। तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर चली जाती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। कवि वह यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर पूरी कविता में आपने देखा एक गीत गा रहा है, एक गीत नहीं गा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा कंफ्यूजन है कि जो गीत गाया गया वो ज्यादा सुंदर है या जो नहीं गाया गया वो ज्यादा सुंदर है। तो यही प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे पास छोड़ दिया है और कहा है कि समझिए क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सप्लेनेशन था मैंने खत्म किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके ये कमेंट्स हमें कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को समझने में मदद करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।